सच्चाई का सामना। कहा तो यह जाता है कि रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, परंतु मित्रों का चयन हम स्वयं करते हैं। बात सही है, पर कुछ सीमा तक। क्या मैत्री भी काफी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती? अपने आस पड़ोस, सहपाठी, सहकर्मी, इन्हीं में से ही तो मित्र चुनने पड़ेंगे आपको। शिखा जी से मेरी दोस्ती पड़ोस के कारण थी। नया नया विवाह हुआ था मेरा, और उसके तुरंत बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी। बीमार तो वह वर्षों से थी, पर यूं अकस्मात चली जाएंगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। घर में पिता, भाई, भाभी सभी थे। स्नेह भी भरपूर मिलता था, परंतु माँ की तो बात ही कुछ अलग होती है। पीहर का नाम आते ही जो छवि उभरती है, उसमें प्रमुख होता है माँ का चेहरा। माँ के बिना पीहर शब्द का वह अर्थ ही नहीं रह जाता। माँ बूढ़ी हो, अशक्त हो, पर उस चित्र में हो अवश्य। ऐसी ही भावनात्मक रिक्तता में मैंने स्वयं को जोशी परिवार के पड़ोस में पाया। पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे। 2 सुंदर सलोने बच्चे और साथ में दादा दादी, भरा पूरा परिवार था उनका। शिखा जोशी बच्चों की डॉक्टर थी और मुझसे काफी बड़ी, परिपक्व और व्यवहारिक। सुबह के समय वह क्लिनिक जाती तो दादी की देखरेख में बच्चे आया के संग खेलते, परंतु शाम का समय वह पूरी तरह घर और बच्चों की देखभाल में बिताती थी। मेरे दोनों बच्चों के जन्म के समय उन्होंने चिकित्सा संबंधी सहायता ही की थी। अनेक घरेलू नुस्खों से ही मुझे अवगत कराया। यह सीख भी दी कि बच्चे पालने में सबसे बड़ी जरूरत है ढेर सारा संयम और धीरज की। छोटे शहरों में मैत्री बहुत जल्दी प्रगाढ़ हो जाती है, और शीघ्र ही डॉक्टर शिखा जोशी मेरी शिखा जीजी बन गई। मेरे लिए वह सखी और बड़ी बहन का मिला जुला रूप थी। डॉक्टर जोशी को उस छोटे से शहर के सरकारी अस्पताल की नौकरी में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, और प्रयास करने पर उन्हें यूके जाने का अवसर मिल गया। उनकी योजना यह थी कि कुछ वर्ष यूके रहकर वह दोनों पढ़ाई करके उच्च डिग्री लें और कुछ वर्ष नौकरी करके इतना धन जोड़ लें कि लौटकर अपने पैतृक शहर बनारस में एक नर्सिंग होम खोल सकें। उनसे बिछड़ने का दुख तो अवश्य था, परंतु उनके बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी थी जो अंतर्मन से निकली हुई थी। संचार की तब ऐसी सुविधाएं तो थी नहीं कि उठाया फोन और चट से विदेश बैठे सगे संबंधियों से बात कर ली। जोशी दंपति की अनुपस्थिति में डॉक्टर जोशी के माता पिता बनारस में अपनी बेटी नैना की देखरेख में लगे रहते थे। हमारे एक पड़ोसी मित्र का बनारस आना जाना होता था, और वह जोशी परिवार की खबर ले जाता। उसी ने एक बार बताया कि डॉक्टर जोशी के पिता की हार्ट सर्जरी हुई है और शिखा जीजी अपने बच्चों के साथ बनारस में रह रही हैं। फिर सुना कि बच्चों को बनारस में ही छोड़कर वह इंग्लैंड लौट गई हैं। इसके बाद यह है कि इंग्लैंड में उनका एक और बेटा हुआ, और अब वह सब बनारस में ही आ बसे हैं। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। सबको 2 ही बच्चों तक परिवार सीमित करने पर बल देने वाली शिखा जीजी ने स्वयं तीसरा भी कर लिया, और वह भी जब पहले से बेटा और बेटी दोनों ही थे। छोटे बच्चे की उम्र में तो अंतराल भी काफी हो गया था। खैर, उनके नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ। हम तो जा नहीं पाए, पर इस बात की प्रसन्नता अवस्थित थी कि ऐसे निखिल दंपति का सपना पूरा हुआ। बहुत कुछ घट गया जोशी परिवार में। दोनों बच्चों का विवाह हो गया। हम गए तो भर हाजिरी लगाने भर को, बैठकर हालचाल बांटने का समय नहीं था। वर्ष भी नहीं गुजरा कि डॉक्टर जोशी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इतना अकस्मात, इतना अप्रत्याशित कि अस्पताल तक भी नहीं ले जा सके। फिर वही हाजिरी लगवाने तक का समय ही निकाल कर जा पाए हम। बहुत अरसे से मन कर रहा था पुराने दिनों की तरह बैठकर शिखा जीजी से बातें करने का, परंतु घर की जिम्मेदारियों के कारण संभव ही नहीं हो पा रहा था। उसी पुराने मित्र ने बताया कि शिखा जीजी की बहू बहुत कर्कशा है। इतना ही नहीं, वह नर्सिंग होम पर एकाधिकार करना चाहती है, और उसे शिखा जीजी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। अलग घर में रहने लगे हैं दोनों। तब तक टेलीफोन पर बात करना सहज होने लगा था, पर जब मैं भी शिखा जीजी से बहू बेटे का हालचाल पूछती तो सब ठीक है कहकर टाल देती। वहाँ बनारस से एक विवाह का निमंत्रण था। जाना इतना आवश्यक तो नहीं था, पर मैंने सोचा कि इसी बहाने शिखा जीजी से मिलाऊंगी। बच्चे उच्च शिक्षा पाने घोंसला छोड़कर जा चुके थे, और अब मैं इत्मीनान से भी जा सकती थी। अतः शिखा जीजी को सूचित करके एक दिन पहले घर से रवाना हो गई और स्टेशन से सीधे उनके घर जा पहुंची। वह लेटी हुई थी। तेज कमर दर्द के कारण उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। छोटा बेटा मनोज उनकी तीमारदारी में लगा था। दोनों बड़े बच्चों के विवाह के समय उसे देखा तो अवश्य था, पर कोई बात नहीं हो पाई थी। मनोज ने माँ को दवा दी। कमर पर लगाने के लिए दर्द निवारक मरहम और गर्म पानी की बोतल लाकर देते हुए कहा, जल्दी से बैठने लायक हो जाओ माँ, ताकि मौसी से जी भरकर गप्पे लगा सको। और फिर मुझसे बोला, अब आप आ गई हैं तो मैं निश्चिंत होकर कॉलेज जा पाऊंगा। बसंती तो है घर संभालने के लिए, परंतु माँ अकेली बैठी उदास हो जाती है। एक ही घंटे में जीजी का यह बेटा मुझ पर गहरी छाप छोड़कर गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, आज के युग में ऐसा श्रवण कुमार जैसा बेटा कहाँ मिलता है। खुशकिस्मत हैं आप।
दो बेटे होने का यही फायदा है, एक परवाह नहीं करता तो दूसरा देख लेता है। जीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंख उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं, फीके से मुस्कुरा दी बस। शायद तेज कमर दर्द के कारण बसंती ने पलंग के पास मेज पर रखकर वहीं खाना परोस दिया। भोजन कर चुकने के पश्चात मैं पास वाली पलंग पर लेट गई। सामने वाली दीवार पर जोशी कपल की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, मनोज के बाल और माथा तो ठीक अपने पापा जैसा है, पर बाकी का किस पर है? गोरा भी कितना है, इंग्लैंड में जन्मा है इसलिए क्या? धत पगली, जगह से थोड़े ही रंग शक्ल का फर्क पड़ता है, तो पूरी तरह आनुवंशिक होता है। फिर धीरे से जोड़ दिया, पर अच्छा है, बहुत लोग यही सोचते हैं। आपसे तो किसी एंगल से उसकी शक्ल नहीं मिलती, मुझसे कैसे मिलेगी? अपनी माँ पर गया है वह, कहकर चुप हो गई जीजी। बिना विचारे ही जैसे मुख से कुछ निकल गया हो। मैंने चौंक कर सिर उठाया। क्या मतलब? वो खामोश ही रही, मेरे पूछने पर भी नहीं कुछ नहीं कहकर आंखें मूंद ली। पर कोई बात तो थी जिसका दर्द उनके चेहरे पर घेर आया था। पति की मृत्यु हो चुकी थी, बेटी विदेश में बस गई है और बड़े बेटे बहू का भी साथ नहीं है। कितनी अकेली पड़ गई थी जीवन के इस पड़ाव पर जीजी। शुक्र है कि मनोज पास है, पर वह तो अभी बालक ही है। मैं उनका दर्द बांट लेना चाहती थी, परंतु वह बांटेंगी तब ना। कह देने से मन हल्का हो जाता है, यही सोचकर मैंने फिर कुरेदा। क्या बात है जीजी? अपनत्व का संबोधन उन्हें पिघला गया शायद। मनोज मेरा बेटा नहीं है, डॉक्टर साहब का तो है पर मेरा नहीं। मैंने तो उसे पाला है बस। क्या कह रही हो तुम? झटके से मैं आप से तुम पे आ गई। तुम सोचती हो ना कि मैं खुशकिस्मत हूँ, परंतु एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं किसी बवंडर में फंसी हूँ। निपट अकेली, पति हाथ थामने को तैयार थे, परंतु मैं ही उस हाथ को पकड़ना नहीं चाहती थी जिसने किसी अन्य स्त्री को छुआ था, सहलाया था। सुना है कि चतुर कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख आती है और कौवी अज्ञानवश उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है, लेकिन मेरे घोंसले में इसे किसी ने नहीं रखा था। मैं स्वयं ही इसे लेकर आई थी उसे सुरक्षा देने। शुरू में इंग्लैंड गए थे तो मम्मी डैडी नैना के पास घर लेकर रह रहे थे। तब डैडी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था और ऑपरेशन करवाना जरूरी हो गया। नैना अकेली कैसे संभालती, अतः मैं भी बच्चों को लेकर यहीं आ गई। ऑपरेशन सफल रहा और फैसला यह किया गया कि मैं बच्चों के साथ यहीं रुक जाऊं। डैडी को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत थी। वैसे भी उन दिनों इंग्लैंड में प्रवासी डॉक्टरों को 5 वर्ष से अधिक रहने की अनुमति नहीं मिलती थी, अतः डॉक्टर साहब को भी 2 वर्ष पश्चात भारत ही लौटना था। 1 वर्ष पश्चात फोन पर आने जाने शुरू हो गए और हर बार वे मुझे वहां आने को कहते। सोचा कुछ तो परेशानियां जो मुझे बार बार आने को कह रहे हैं, कहीं बीमार ना पड़े हों, यह भी ख्याल आता। बच्चों के स्कूल उन्हें नैना के पास छोड़कर मैं यूके चली गई, इस आशा पर कि 1-2 माह में लौट आऊंगी। वहां जाकर पता चला कि माजरा कुछ और है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था शिखा। डॉक्टर होने के नाते तुम समझ सकती हो कि पेट की तरह तन की भी भूख होती है। दिन रात गोरी नर्सों का साथ, जिन्हें मर्यादा उल्लंघन का कोई भय नहीं। समस्या तब हुई जब मारिया गर्भवती हो गई और उसने बहुत दिनों तक यह बात छुपाए रखी। उसकी योजना यह थी कि वह इसी बात का दबाव डालकर डॉक्टर से विवाह कर लेगी। शादी न करने पर वह बच्चे को अनाथालय में डाल देगी। उसने ऐसी भी धमकी दी। इनके शादीशुदा होने की बात ना तो उसने पूछी और ना ही इन्होंने कभी बताई। ऐसा नहीं कि इनकी कोई गलती नहीं थी। मारिया कितनी भी आज़ाद ख्याल हो, गलती तो दोनों की ही थी। अपने शादीशुदा होने की बात छिपा जाने के कारण इनकी कुछ ज़्यादा गलती थी। बहुत असमंजस में पड़ गई मैं। निर्णय लेना आसान नहीं था। उस दिन तक मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं रही। अच्छी पड़ती थी हमारी, ठीक 2 मित्रों की तरह। तभी शायद इन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई भी और मुझसे सहायता की अपेक्षा भी रखी। इनका बच्चा किसी अनाथालय में पले, वह सच बहुत कड़वा था, पर उससे भी कठिन यह विचार मात्र था कि मैं उस बच्चे को पालूं, उसे देख रेख तमाम उम्र इनकी बेवफाई की याद ताज़ा रखूं, उस अपराध की सज़ा भुगतूं जो मैंने किया ही नहीं, अपितु जुल्म तो मेरे साथ हुआ था ना। यह कहना कि मैंने जी बहुत कड़ा करके निर्णय लिया बहुत नाकाफी है उस मनोस्थिति को समझने के लिए जिससे मैं उस समय गुजर रही थी। लगता था कि मैंने अपने मन को किसी जंजीर से बांधकर आदेश दिया है कि पड़े रहो चुपचाप, भाव शून्य होकर। विरोध स्वरूप जब भी हिला डुला तो जख्मों पर जंजीर की रगड़ को महसूस किया मैंने। अनेक बार अपने निर्णय पर डगमगाई। समझ ही नहीं सकती। बच्चे के जन्म के इंतजार में मन ने अनेक प्रश्न पूछे। शरीर की भूख क्या सिर्फ पुरुष को होती है, स्त्री को नहीं? पेट और शरीर की भूख क्या एक है? पेट भरना जितना लाजमी है, शारीरिक भूख मिटाना भी वैसा ही अनिवार्य है क्या? आखिर संयम भी कोई चीज़ होती है ना। पेट भरने के लिए कोरे संयम से काम नहीं चल सकता, पर दैहिक भूख, उसे नहीं निपटाया तो मृत्यु हो जाएगी क्या? फिर भी बच्चा तो निर्दोष था, इन्हीं का ही अंश था वह।
उसे अनाथालय में डालकर क्या उसके पिता निश्चित रह पाएंगे? क्या मैं चैन की नींद सो पाऊंगी? मारिया की धमकी कोरी धमकी नहीं थी। इतना तो कहाँ की संस्कृति में 3 वर्ष रहकर मैं जान भी चुकी थी। अपने मंसूबे में यहाँ असफल हो उसे एक नया जीवन साथी तलाशना था। वह इस बंधन को ही क्यों स्वीकारती? किसी पुरुष की नज़र सवे इधर उधर भटकती रहती हो तो निश्चय ही वह दंड का अधिकारी है। इनसे ऐसा पहली बार हुआ था और इतना तो मुझे विश्वास है कि फिर दोहराया नहीं जाएगा। उस पर मेरे जीवन का हिस्सा मेरे बच्चों के पिता थे वह। जितनी ज़रूरत इनको मेरी थी उतनी ही मुझे भी इनकी। यूँ कहूँ कि दिमाग की दिल पर विजय हुई। सिर्फ नैना को मैंने अपना हमराज बनाया। उसने कहा कि वह परिवार में यह अफवाह फैला दे कि मैं गर्भवती हूँ। मम्मी पापा को भी सच बताने की ज़रूरत नहीं। नवजात शिशु को लेकर तुरंत ही नहीं लौट सकते थे, लेकिन कुछ माह और वहीं रुकना पड़ा। लौटकर भी काफ़ी समय तक लोगों की नज़रों से बचाए रखा। दादा दादी ने कई बार कहा कि कितना बड़ा लगता है, 3 महीने का तो लगता ही नहीं है, पर इसका श्रेय वह विदेश के खानपान और जलवायु को देते। कमज़ोर नज़रें देखने में और कमज़ोर दिमाग महीनों का हिसाब लगाने में गड़बड़ा जाता। बच्चों को भी तब इतना समझ नहीं था कि मनोज कभी नहीं जान पाएगा अपने जन्म की बात। यही निर्णय लिया था हम दोनों ने। इस पूरी घटना को एक हादसा मान भूल जाने का प्रयत्न करती हूँ, परंतु माफ़ करना अथवा ना करना चाहे हमारे वश में हो, भूलना हमारे वश में नहीं। यादें ही उंगली पकड़े साथ चलती ही रहती हैं तमाम उम्र। न चाहने पर भी निश्चय तो नहीं किया था कि किसी को नहीं बताऊंगी, पर यह सब आज मुंह से निकल गया। परंतु तुमसे बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। अब तो यही भी सब गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। मनोज को पालते पालते सच उस पर ममता उमड़ आई है। यह भी तो मेरी तरह निर्दोष है, शायद यही सूत्र मुझसे बांधे हुआ है। इतना कहकर खामोश हो गई जीजी। मैं भी मौन रही। क्या कहती समझ रही थी उनका दर्द, परंतु बहुत बार ही तो मन की बात कह पाने में असमर्थ होते हैं शब्द। मुझसे छोटी होती हैं, उन्हें आलिंगन में उनका सारा दर्द भी पाने का प्रयास करती, पर संकोच रह गई। उम्र समझदारी सब में मुझसे बढ़कर थी। हाथ अपना बढ़ाकर उनके हाथ पर रख दिया। चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। हम दोनों ही चुप थे, परंतु भीतर जो विचार प्रवाहमान थे। अनेक बार सुनी कृष्ण की जन्म कथा याद आई। नवजात शिशु को यशोदा की गोद में डालकर आए थे स्वयं वासुदेव। यशोदा ने उन्हें पाला पोसा, माँ का संपूर्ण दुलार दिया और यशोदा नंदन ही कहलाए कृष्ण। इस घोर कलयुग में इस बालक का जन्म एकमात्र भिन्न हालात में हुआ था, पर जीजी ने तो यशोदा बनकर ही उसकी परवरिश की थी। बेटा क्या सिर्फ कोख में जाया हो सकता है? स्त्री जिसे प्यार से पाले वही उसके लिए बेटा हो जाता है। किंतु यशोदा ने कृष्णमुख देखकर अपने हृदय में कांटे की तीखी चुभन कभी महसूस न की होगी, जबकि शिखा जीजी के जख्मों से रिश्ता खून अभी सूखने से भी नहीं हो पाएगा कि सारी पीड़ा अंत में समेट उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी होगी। बच्चों के संग सामान्य व्यवहार किया होगा। पुत्र जन्म के मुबारक हंस कर स्वीकार किए होंगे। कैसी कठिन परीक्षा दी दीजिए आपने। अति विशाल है स्त्री तेरा हृदय, जो पुरुष का ऐसा अपराध भी क्षमा कर सकता है। यूँ तो बहुत बदनाम है सौतेली माँ का नाम, परंतु ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्होंने पराई को जाए बच्चे को भी सीने से लगाया है, माँ सा ही ममत्व दिया है। ऐसी हर स्त्री महान है और मैं नतमस्तक हूँ सामने बैठी अपनी शिखा जीजी के आगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।